अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सप्लाई ऑफ मनी से मुतालिक है। आपको जैसा कि पता है कि हम अपना चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक मनी है। इसमें आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो सप्लाई ऑफ मनी पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये कि सप्लाई ऑफ मनी क्या चीज़ है। सप्लाई ऑफ मनी वो करेंसी की मिकदार है जो नोटों की शक्ल में यानी पेपर मनी की शक्ल में और क्रेडिट मनी की शक्ल दोनों सूरतों में आवाम के पास चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मौजूद रहती है। ठीक है जी। जिस कदर अब इसमें एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा काबिल गौर है, वो ये कि जिस कदर इसकी गर्दिश ज़्यादा होगी यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में या चीज़ों या जितना ख़रीदारी ज़्यादा होगी, जितना चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा ज़र की गर्दिश में इजाफ़ा होगा और उतनी ही ज़र की सप्लाई में भी इजाफ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी देखने में है कि जो काबिल गौर है कि बाज़ जो आम अशिया की रसद है और जो ज़र की रसद है उसमें क्या फ़र्क है। आम अशिया तो जो हैं वो जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, कुछ मौजूद रहती हैं, लेकिन ज़र जो है जितना भी प्रोड्यूस किया जाता है, जितना भी उसका इजरा किया जाता है, वो सब का सब अवाम के पास किसी भी कंट्री में मौजूद रहता है। ठीक है ना। जितना ज़्यादा ज़र होगा उतना ज़्यादा उसकी रफ्तार गर्दिश भी होगी, और जितनी ज़्यादा ज़र की गर्दिश तेज़ होगी ज़र की रसद में इजाफ़ा होता चला जाएगा। यानी कि ज़र की रसद से मुराद ज़र का वो कुल ज़ख़ीरा है जो मुल्क में मौजूद होता है। जब ज़र की रसद बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों के पास ज़र के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा हो गया है, और जब ज़र की रसद कम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों के पास ज़र नक़द की कमी है। ठीक है। अगर हमारे पास ज़्यादा मिक़दार में ज़र मौजूद है तो हम कहेंगे कि ज़र की सप्लाई ज़्यादा है, और अगर हमारे पास नक़द सूरत में ज़र मौजूद नहीं है तो हम के ज़र की सप्लाई में कमी वाक़ हो चुका है। अब ये कि ज़र की सप्लाई का कुछ अनासिर ऐसे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिनका ज़र की रसद पर ज़र की रसद का उन पे इन्हसार होता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अब हमने क्या पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ज़र की रसद के अनासिर या उसके अज्जा। अच्छा, मुख्तलिफ़ माहिरीन ने ज़र की रसद की मुख्तलिफ़ अशकाल बयान की हैं। सबसे पहले ये जो है आप ये देखिए हमारे पास M1 इज़ इक्वल टू C प्लस DD। ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर ज़र में हम जो करेंसी नोट जो गर्दिश में होते हैं उनको हम C से ज़ाहिर करें। नंबर 2, जो बैंकों में डिमांड डिपॉज़िट्स होते हैं, तलबी अमानतें कौन सी होती हैं, जो हमने बचा के बैंक में अपने अकाउंट्स खुलाए हुए होते हैं और वो बैंक में हमने रखवाए हुए होते हैं। दोनों सूरतों में वो ज़र की सप्लाई है, यानी कि वो ज़र मौजूद है, चाहे वो बैंक में मौजूद है हमारे पास या हमारे पास हमारे हाथ में मौजूद है, दोनों ही मनी है। तो इन दोनों को जब हम जमा कर लेते हैं तो M1 मनी क्रिएट होता है, यानी कि करेंसी नोट प्लस डिमांड डिपॉज़िट जो है वो हमारा M1 कहलाएगा। अच्छा जी। अब बाज़ जो हैं वो कहते हैं कि जो टाइम डिपॉज़िट्स होते हैं, टाइम डिपॉज़िट्स कौन से होते हैं कि जो हमने कुछ अरसे के लिए 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए मुख्तलिफ़ सर्टिफ़िकेट्स की सूरत में बैंक्स में जमा कराए हुए होते हैं और उन पे हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले रहे होते हैं, जो हमारे बचत खाते हैं। ठीक है। उनमें जो रकूमात हैं वो सब की सब अगर हम उसमें शामिल कर लें तो फिर वो हमारा M2 बन जाता है। आप ये देखिए M2 क्या है, करेंसी नोट्स प्लस हमारी डिमांड डिपॉज़िट्स जो हमने बैंकों में जमा कराई हुई हैं, और प्लस टाइम डिपॉज़िट्स जो कि हमारे पास मियादी अमानतें हैं। ठीक है जी। फिर कुछ माहिरीन कहते हैं कि जी इसमें अगर हम गवर्नमेंट के असासों को, सिक्योरिटीज़ को, उनकी जो माली असासे हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज़ हैं, इनको अगर हम शामिल कर लें, ज़र के तौर पे हम ले लें तो हमारे पास M3 बन जाती है। अब M3 में हमारे पास कितने अनासिर हो जाते हैं, कितने अज्जा हो जाते हैं, कितने कंपोनेंट्स हो जाते हैं। C करेंसी नोट्स प्लस डिमांड डिपॉज़िट्स मियादी अमानतें प्लस डिमांड डिपॉज़िट तलबी अमानतें,
तलबी अमानत इसे क्यों कहते हैं कि हम जब चाहें हम अपनी रकम को निकलवा सकते हैं। प्लस टाइम डिपॉज़िट में भी हम अपनी रकम निकलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ ना कुछ लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। जो हमें प्रॉफिट इसमें मिलना होता है वो हमें उतना फिर नहीं मिलता, क्योंकि हम टाइम से पहले उसको कैश करवा लेंगे। प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कि गवर्नमेंट ने जितनी किस्म की भी सिक्योरिटीज़ का इजरा किया है, ये सब मिलकर हमारे पास ज़र की सप्लाई कहलाती है। ठीक है, इन सब को हम ज़र की सप्लाई कहते हैं। अब ये कि ज़र की सप्लाई के ज़राए कौन से हैं, सोर्सेज कौन से हैं, सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई कौन सी होंगी, इसमें जो सबसे अहम ज़राए हैं। सबसे पहली बात हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारी जो इंडिविजुअल सेविंग्स होती हैं, जो हमारी इनफरादी बचतें होती हैं, जो हर शख्स जो है अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को इस्तेमाल कर पे पैसा खर्च करने के बाद जो बचा लेता है, उसको हम इनफरादी बचत का नाम देते हैं। बाज़ औक़ात लोग इसको बैंकों में डाल देते हैं और दोबारा बैंक्स जो है उन्हें कर्ज़े में दे के गर्दिश में डाल देते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात वो टाइम डिपॉज़िट लेते हैं, बाज़ औक़ात वो डिमांड डिपॉज़िट पे ही रखी रहती हैं। बहरहाल जितनी बचतें लोगों की आमदनियाँ, अब हमारे पास बचत कब ज़्यादा होगी, जब हमारी आमदनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और हमारी आमदनी ज़्यादा होने से, अगर हमारी आमदनी कम होगी तो हमारी बचत भी कम होगी। यानी कि इनफरादी जो बचत है, जो हम इंडिविजुअली जो सेविंग करते हैं, वो उसका जो इन्हसार है वो किस पे डिपेंड करती हैं, दो चीज़ों पे। सबसे पहले कि हमारे पास विल टू सेव हो, नंबर दो हमारे पास पावर टू सेव हो। विल टू सेव का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास अगर 20 लाख रुपया और मैं नहीं बचाना चाह रही और मैं सारे का सारा खर्च कर दूंगी तो मैं बचा नहीं सकती। और पावर टू सेव का मतलब है कि मेरे पास है ही 10,000, मैं उसको क्या बचाऊंगी और क्या खाऊंगी। तो दोनों सूरतों में हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि हमारे पास विल टू सेव भी होनी चाहिए और हमारे पास पावर टू सेव भी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम क्यों बचाते हैं कि इसलिए कि हम अपने बच्चों की शादियां कर सकें, उनको एजुकेशन दे सकें, हम अपने किसी कारोबार में लगा सकें। बाज़ लोगों को बचाने का शौक़ होता है कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। ठीक है जी, अब क़ुव्वत ख़रीद, बचत करने की क़ुव्वत उस वक्त ज़्यादा होगी जब कीमतें कम होंगी और टैक्सों की शरह भी कम होगी। अगर टैक्सेस ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा ख़र्च हो जाएगी और हम बचा नहीं सकेंगे। और अगर टैक्सेस कम होंगे तो फिर हम ज़्यादा बचा सकेंगे और ज़्यादा हम ज़र की रसद में इजाफ़ा कर सकेंगे। ठीक है जी, जितनी बचत ज़्यादा होंगी, बचत ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा होगी, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगी। जितनी बचत जो है वो कम होगी उतनी ही सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सप्लाई ऑफ मनी वो चीज़ है जो लोगों के पास उन ज़र नक़द की सूरत में मौजूद होती है। ठीक है जी, उसके बाद कारोबारी बचतें आ जाती हैं, कारपोरेट सेविंग्स जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुश्तरका सरमाए की कंपनीज़ जो होती हैं वो कुछ रकम वो अपने प्रॉफिट में से तमाम हिस्सेदारों में तकसीम नहीं करती, बल्कि कुछ बचा लेती हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 8 लाख वो आपस में तकसीम करेंगे, लेकिन 2 लाख रुपये वो किसी न किसी बुरे वक्त से बचने के लिए उसको सेव कर लेंगे। तो इसको हम फिर कारोबारी बचतों का नाम देते हैं। ठीक है जी, अगली हमारे पास आ जाती है सरकारी बचत। सरकारी बचत का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो हर साल अपना, आपको पता है कि बजट बनाया जाता है और इसमें देखा जाता है कि हमारी इनकम क्या होगी और हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या होंगे। ठीक है, यानी कि आने वाले सालों में हमारे जो जिन हेड्स से हमें रेवेन्यू हासिल होने हैं और जिन हेड्स पे हमने एक्सपेंडिचर्स करनी है वो क्या होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि साल भर की जो आमदनी है वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी तो हमारा जो बजट है वो क्या कहलाएगा, सरप्लस बजट कहलाएगा। अदरवाइज़ वो हमारे पास खसारे का बजट कहलाएगा। ठीक है जी, अब इसमें जो है सरकारी बचत के 3 ज़राए हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैसे बचाती है, टैक्सेस से आमदनी हासिल करती है। टैक्सेस की शरह में इजाफ़ा कर देगी तो क्या होगा कि गवर्नमेंट की आमदनी में इजाफ़ा हो जाएगा और यहाँ पे वो नए टैक्सेस भी लगा सकती है। दूसरी सूरत में वो कर्ज़े ले सकती है। ठीक है, अंदरूनी और बैरूनी ज़राए, अंदरूनी के अपने मुल्क से, दूसरी सूरत में वो बैरूनी ममालिक से कर्ज़े ले सकती है, इमदाद ले सकती है। तीसरी और इसी सूरत में वो अपने
डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कर सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी किसी बगैर गारंटी के वो नोट छाप सकती है। फिर बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट जब फाइनेंसिंग करेगी तो उस सूरत में वो अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर लेती है और जो ज़र है वो हमारे पास ज़्यादा मकदार में आ जाता है।